हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेक्जिट। ये कई बार न्यूज़ में रहा है और डिफरेंट एग्जाम्स में यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड या ब्रेक्जिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन को किसने स्टैब्लिश करा। बेसिकली यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश करा, एक मैस्ट्रिच ट्रीटी साइन हुई थी, मैस्ट्रिच ट्रीटी 1992, established EU यूरोपियन यूनियन इन 1993। ठीक है, तो मैस्ट्रिच ट्रीटी, मैस्ट्रिच एक जगह है नीदरलैंड्स में, मैस्ट्रिच एक जगह है नीदरलैंड्स में। तो वहां पर ये ट्रीटी साइन हुई थी, अलग अलग कंट्रीज मिले, वहां पर डिस्कशन हुआ और तब यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश हुआ था 1993 में। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो पहले हमें समझना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 से 1919 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 से 45। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये दोनों वर्ल्ड वॉर हैं, जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों वॉर का जो सेंट्रल पॉइंट था वो एक तरीके से यूरोप था। यूरोप की कंट्रीज के आपस में क्लैशेस की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुए हैं। तो कंट्रीज के आपस में क्लैशेस रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंट्री की आइडेंटिटी अलग अलग थी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कंट्रीज का आपस में रहा है यूरोप में। ठीक है, अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद जरूरी था कि यूरोप की कंट्रीज आपस में मिलके काम करें, कॉपरेट करें, पीसफुली एग्जिस्ट करें, ठीक है, सभी को फायदा हो। ठीक है, तो आपस में यूरोप की कंट्रीज में भी क्लैशेस होते थे। उसके अलावा ये भी प्रॉब्लम्स थी कि यूरोप की कंट्रीज जब आपस में एक साथ जब बॉर्डर्स को ओपन करेंगे, बॉर्डर्स को ओपन करने का मतलब है कि अगर जर्मनी में कोई भी बिजनेस हो रहा है तो वो तो बॉर्डर, जर्मनी के बॉर्डर के अंदर ही बिजनेस होगा। किसी और कंट्री में बिजनेस करना है तो फिर वहां से परमिशंस वगैरह लेनी होती है, तब दूसरी कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं। किसी और कंट्री में जाना है तो वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वीजा मिलेगा तभी दूसरी कंट्री में विजिट कर सकते हैं। तो यूरोप एक साथ ग्रो कर सकता है अगर वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। तो इसीलिए मैस्ट्रिच ट्रीटी में यही सब डिस्कशन हुआ और यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश हुआ 1993 में। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन जो है वो एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी हैं ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। एक तो मैस्ट्रिच ट्रीटी कई बार एग्जाम में, कब एस्टैब्लिश हुआ था ये सब एग्जाम में आया। टोटल मेंबर्स यूरोपियन यूनियन में इस समय है 27, इस समय प्रेजेंट में 27 है। अर्लियर क्या थे? 28 मेंबर्स थे। ठीक है, अर्लियर 28 मेंबर्स। तो किस मेंबर ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा? यूके ने छोड़ा, यूनाइटेड किंगडम। यूके लेफ्ट ईयू विद इफेक्ट फ्रॉम इसी साल 31 जनवरी 2020 में यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा। और यूके ने यूरोपियन यूनियन को क्यों छोड़ा वो आगे अभी डिस्कस करेंगे, जब यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा डिस्कस कर लें। उसी को हम बोलते हैं ब्रेक्जिट। जब ब्रिटेन जो है यूके यूरोपियन यूनियन को छोड़े तो उसे ब्रेक्जिट बोलते हैं। तो टोटल है 27 मेंबर्स। अब हमें ये समझना है कि यूरोपियन यूनियन ने डेवलप करा है एक इंटरनल सिंगल मार्केट। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन developed an internal single market through standardized system of law विच इज एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज। एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ लॉ बनाया जो सभी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल था। मतलब ये 27, उस समय तो 28 कंट्रीज के लिए पहले एप्लीकेबल था, अब 27 कंट्रीज रह गई हैं। यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है, तो उन्होंने एक इंटरनल सिंगल मार्केट बनाया है। सिंगल, यहां पर ये वर्ड समझना है कि सिंगल मार्केट। पहले मार्केट डिवाइड था, फ्रांस का अपना मार्केट है, जर्मनी का अपना मार्केट है, इटली का अपना मार्केट है, अलग अलग कंट्री के अपने अपने मार्केट है। वहां का बिजनेसमैन वहीं उसी मार्केट के अंदर ही अपना बिजनेस कर पा रहा था। दूसरी कंट्रीज में जाके बिजनेस करने के लिए उसे परमिशन चाहिए। ठीक है, तो एक इंटरनल उन्होंने एक सिंगल स्टैंडर्डाइज सिस्टम बनाया
लॉ का, और फिर अपने बॉर्डर्स को ओपन कर दिया कि कोई भी कहीं भी जाके बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, कोई भी कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, लोगों को वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फ्रांस से इटली जाना है तो वीजा लगाने की जरूरत नहीं है, कार उठाओ और निकलो, ठीक है, बिना वीजा के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो फ्री मूवमेंट कर दिया, बॉर्डर ओपन हो गए, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, सर्विसेज भी एक दूसरे की कंट्री में बेची जा सकती हैं, तो ये सारी चीजें हुई। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने क्या इंकरेज करा? यूरोपियन यूनियन इनकरेजेस फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। एक तो लोगों का फ्री मूवमेंट, वीजा लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारी कंट्रीज 27 कंट्रीज एक दूसरे के यहाँ बिना वीजा के लिए विजिट कर सकती हैं, ठीक है, ईयू के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज, सामान की सप्लाई कर सकते हैं, बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई, मार्केट खुल गया पूरा, कोई भी कहीं भी जाके बिजनेस कर सकता है, बिजनेसमैन को बहुत फायदा होगा, ठीक है। सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट, कोई भी कहीं भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट विद इन देयर इंटरनल मार्केट, विद इन द इंटरनल मार्केट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? सभी कंट्रीज को फायदा हुआ, बिजनेसमैन को भी फायदा हुआ, लोगों को भी फायदा हुआ, कोई भी कहीं भी जाके बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो काफी ज्यादा फायदा हुआ। अब प्रॉब्लम आई कि बॉर्डर ओपन हो गए, इन्वेस्टमेंट भी सब कुछ ओपन हो गया। अब प्रॉब्लम आ रही है कि एक सिटीजन वो कार उठा के फ्रांस से गया, फ्रांस से इटली चला गया, जर्मनी चला गया कार में, तो अब प्रॉब्लम आ रही है कि उसके पास अलग अलग कंट्री की करेंसी तो अलग अलग है, फ्रांस की अलग करेंसी, इटली की अलग करेंसी, जर्मनी की अलग अलग करेंसी, तो क्यों ना यूरोप की एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। तो एक मॉनेटरी यूनिट बना यूरोपियन यूनियन का 1999 में, ठीक है। तो मॉनेटरी यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999, मॉनेटरी यूनियन ऑफ EU was established in 1999, which came into force with effect from 2002, जो कि 2002 से फोर्स में आया मॉनेटरी यूनिट, ठीक है। और यूरो एज अ कॉमन करेंसी, यूरो एक कॉमन करेंसी एक्सेप्ट करा, यूरो एज अ कॉमन करेंसी, कॉमन करेंसी, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यूरो कॉमन करेंसी एक्सेप्टेड बाय 19 कंट्रीज, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 28 टोटल कंट्री थी, उन 28 में से 19 कंट्री ने ही यूरो एज अ कॉमन करेंसी एक्सेप्ट करा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यूके की अपनी करेंसी थी पाउंड स्टर्लिंग, यूके ने यूरो को एक्सेप्ट नहीं करा था, यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है, तो फिलहाल 19 कंट्री में यूरो एज अ कॉमन करेंसी है, जैसे फ्रांस है या इटली है, जर्मनी है, यूरो एज अ कॉमन करेंसी वहां पर है। अच्छा, एग्जाम में ये भी आया है कि कौन सी कंट्री यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, एक तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी कंट्री यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है? स्विट्जरलैंड, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये दोनों ही नहीं है। हालांकि स्विट्जरलैंड ने यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत सारे ट्रीटीज एग्रीमेंट साइन करे हैं ट्रेड को लेकर, लेकिन स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो 19 कंट्रीज में यूरो एज अ कॉमन करेंसी है, 27 में से एट प्रेजेंट 27 यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज हैं। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है यूरोपियन यूनियन के? देखिए क्रिटिसिज्म एक तो ये है कि ये इससे किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी के को लेकर प्रॉब्लम है। सोवरेनिटी का मतलब है कोई भी कंट्री सोवरेन है, इसका मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल पावर या फोर्स और इंटरनल फोर्स। कोई भी कंट्री अपने डिसीजन मेकिंग जो भी उनका होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। तो इसमें सोवरेनिटी जो है कम हो जाती है किसी भी कंट्री की। मतलब फ्रांस को कोई डिसीजन लेना है तो उसकी डिसीजन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, किस वजह से? यूरोपियन यूनियन की वजह से। तो कोई भी कंट्री अपने बहुत सारे डिसीजन नहीं ले पाती यूरोपियन यूनियन की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। एक तो सोवरेनिटी की प्रॉब्लम है। दूसरा, ये इनकरेज करता है माइग्रेशन को।
माइग्रेशन का मतलब है एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं कि गांव के लोग शहर की तरफ आते हैं, सिटी की तरफ, ठीक है, या कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, तो माइग्रेशन हो रहा है, रूरल एरिया खाली होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, क्योंकि वीजा रूल खत्म हो गए, कोई भी कहीं भी माइग्रेट कर रहा है, तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बहुत अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कंट्री के सिटीजन्स रह रहे हैं, तो क्लैशेस भी हो रहे हैं कि भाई ये तो इस कंट्री का सिटीजन है, तो क्लैशेस भी हो रहे हैं। तो माइग्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे दूसरी जगह। तीसरी प्रॉब्लम जो यूरोपियन यूनियन की है वो ये है कि इससे बिजनेसमैन को बहुत फायदा हुआ और बिजनेसमैन अमीर होते जा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए तो ओपन अपॉर्चुनिटी है, मार्केट खुल गया, फ्री मार्केट हो गया, तो बिजनेसमैन बहुत फायदा कमा रहे हैं। तो कॉमन पब्लिक को लगता है ये यूरोपियन यूनियन बनने की वजह से बिजनेसमैन को ही फायदा हो रहा है, हमें कुछ ही फायदा नहीं हो रहा है। तो एक नेगेटिविटी से यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट बनती जा रही है। माइग्रेशन की वजह से सोवरेनिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है थोड़ा सा, और माइग्रेशन की वजह से, ठीक है, और बिजनेसमैन जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है, बिजनेसमैन अमीर बनता जा रहा है और गरीब लोग हैं और गरीब बन रहे हैं। उसके अलावा 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, यूरोजोन क्राइसिस था, उसकी वजह से भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को लगता है कि एक कंट्री की इकोनॉमी डूबी तो सबको लेके डूबेगी, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक डूबा तो हम सबको लेके डूबेगा। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है यूरोपियन यूनियन को लेकर। इनिशियली जब यूरोपियन यूनियन आया तो सभी ने उसको वेलकम करा, सभी कंट्रीज के जो सिटीजन थे उन्हें भी अच्छा लगा कि मार्केट ओपन हो गया, बॉर्डर ओपन हो गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, एक तो माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ, इकोनॉमी भी डाउन होने लगी, 2008 का जो रिसेशन आया उससे भी लोगों को थोड़ा सबक मिला, और यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट लोगों के सेंटिमेंट्स बनते चले गए यूरोप में, ठीक है। तो अब यही बहुत सारे रीजन थे। यूके ने जो यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है, यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है, तो क्या क्या रीजन है? एक रीजन जो है वो है इंग्लिश आइडेंटिटी, माइग्रेशन, बाहर के लोग, आपको पता होगा यूके एक अलग आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, ठीक है, यूरोप से थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। तो वहां के लोगों को लगता है हमारी इंग्लिश आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रांस, जर्मनी, इटली के लोग वहां पर यूके में आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी इशू वहां पर हो रहे हैं, क्लासेस हो रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम है इंग्लिश आइडेंटिटी की, बाहर के लोग यूके में बसते जा रहे हैं लगातार यूरोपियन यूनियन की वजह से। तो एक रीजन ये है, उन्हें लगा कि वहां से अलग होंगे तो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी, जो अननेसेसरी भीड़ आ जाती है यूरोप से, इतने सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यूके में, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा जो रीजन है, दूसरा रीजन है कि जो बिजनेसमैन है उसे तो बहुत फायदा हो रहा है, और बिजनेसमैन के अगेंस्ट वहां की आम जनता, पब्लिक हो गई है। उन्हें लगता है यार यूरोपियन यूनियन से बिजनेसमैन को ही फायदा है, हमें तो कोई फायदा नहीं। अमीर और गरीब के बीच का गैप, जो एलीट क्लास है और जो कॉमन पब्लिक है, उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। एक दूसरा रीजन है जिस वजह से लोग जो हैं यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट होते चले गए। उसके अलावा 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, यूरोजोन क्राइसिस था, उसकी वजह से भी यूके के लोगों को लगता था कि भाई अगर यूरोप में एक भी कंट्री की इकोनॉमी डूबी तो वो हमें भी लेके डूबने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिस वजह से यूके यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, और लोग जो है यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट होते चले गए। और कुछ टाइम पहले यूके में रेफरेंडम भी हुआ था, लोगों से पूछा गया आप यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते हो कि अगेंस्ट रहना चाहते हो, तो अराउंड 51% लोगों ने यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट रहने के लिए वोट करा, ठीक है। तो रेफरेंडम में अराउंड 51% लोगों ने ब्रेक्जिट, जिसे हम बोलते हैं, ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन प्लस एग्जिट, मतलब ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन से। तो ये सारे रीजन थे। 51% लोगों ने ब्रेक्जिट के लिए वोट दिया कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए। तो ये सारी रीजंस हैं जिस वजह से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।